नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है श्री अनंत विजय जी। अनंत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। आपके साथ बात करने का ये अवसर मिला, इसके लिए आपको आभार। अ, अनंत जी ने आज एक अनंत जी एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण में। और हर सप्ताह रविवार को उनका एक कॉलम प्रकाशित होता है। और जो इस बार का जिस कॉलम का टाइटल आजकल है, और जो इस बार का जो कॉलम उनका प्रकाशित हुआ है, यानी कि 8 तारीख का, 8 सितंबर का, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं उनके साथ। ये कॉलम है जो IC-814, एक प्लेन जो कि 1999 के अंत में हाईजैक हुआ था, और इसे कंधार हाईजैकिंग के भी कहा जाता है। उसको लेकर नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई है, और उसे बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध निर्देशक अनवर सिन्हा ने निर्देशित किया है। उसे लेकर हाल ही में विवाद हुआ था, क्योंकि उसमें रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो डिस्टॉर्ट किए गए हैं। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ISI को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान, भारत विरोधी भी वो कहीं ना कहीं सीरीज जो है दिखती है, और तथ्यों को काफी तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, और ये काफी संवेदनशील मसला है। और इस पर जो है वो केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को तलब भी किया था, और उन्होंने एक डिस्क्लेमर लगाया। लेकिन हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि क्या सिर्फ ये एक डिस्क्लेमर लगा देना इस पूरी लीपापोती के लिए के तौर पर जो है वो काफी है, और ये क्यों इस तरीके की चीजें जो है वो हो रही हैं, और क्या उस वेब सीरीज के अंदर हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस हैं, और आइडली सरकार को या हमारे सिस्टम को उससे किस तरीके से डील करना चाहिए जब OTT प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके की चीजें आती है। तो कई सारे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से ये भी कहूंगा कि आप इस आलेख को पढ़ें, दैनिक जागरण के में जो आज छपा है। तो आनंद जी, सबसे पहले तो ये कि क्या 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 डिस्टॉर्शंस आपको लगते हैं इसके अंदर, जो है वो उन्होंने किया। आपने काफी सारे उसके अंदर, मैंने तो एक दो बताए, लेकिन आलेख में काफी सारे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण डिस्टॉर्शंस हैं। अरुण जी, ये आर्टिकल जो मैंने लिखा है वो अनुभव सिन्हा के, सही कहा आपने। IC-814 द कांधार हाईजैकिंग एक वेब सीरीज आई है, 6 खंडों में है, उस पर है। मेरी आपत्ति भोला और शंकर को लेकर है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा प्रसंग इस में दिखाया गया है। भोला और शंकर आतंकवादियों ने अपने कोड नेम रखे थे, और बमुश्किल 2 बार या 3 बार उसका नाम लिया गया है पूरे वेब सीरीज के दौरान। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, और जिसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, वो ये है कि ये मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाता है। शुरुआत में वेब सीरीज के एक पीछे से कमेंट्री आती है, नेपथ्य से आवाज आती है, और वो तमाम तरह के विजुअल दिखाए जाते हैं कि स्पाइस का अड्डा है नेपाल। और इसलिए उसमें ये कहा जाता है कि इसलिए अमेरिका, चीन और हम वहां गढ़ बनाकर रहते हैं। चलो, यहां तक भी हम मान लेते हैं अपनी बात की। आपको अगर मतलब स्पाई वर्ल्ड का ज्ञान नहीं है और सुनी सुनाई बातों के आधार पर आप करते हो, कोई बात नहीं है, चलो ये क्रिएटिव फ्रीडम में इसको हम मान लेते हैं आपको बात। लेकिन इसके बाद जो सबसे चिंता वाली बात है, वो कमेंट्री में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये हाईजैकिंग 9 दिनों तक किया, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसने किया, क्यों किया, और इतना लंबा क्यों चला। ठीक है, उसके बाद एपिसोड नाटकीयता के साथ आरंभ हो जाता है। नेपाल के काठमांडू में सेट है स्टोरी, वहां से ये स्टोरी आरंभ होती है, और चलते चलते जो तमाम तरह की चीजें आती हैं वो समाप्त होता है 6ठे एपिसोड में। 6ठे एपिसोड में फिर से वो आवाज प्रकट होती है जो पहले एपिसोड में प्रश्न पूछा गया था कि क्यों किया गया और किसने किया, उसका उत्तर उस कमेंट्री में दिया गया है। तो बहुत बहुत मनोरंजन के लिहाज से देखने वाले जो दर्शक होंगे वो बहुत इस इन सूत्रों को छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि ये एक सूत्र बनता है, वहां प्रश्न पूछा जाता है और 6ठे एपिसोड में उसका जवाब दिया जाता है कि जब ये तीनों आतंकवादी, जरगर, अजहर मसूद और एक तीसरा जो था, उनको लेकर ओसामा बिन लादेन के पास पहुंचती है तो जश्न मनाया जाता है उनके घर पर। और उस जश्न में ISI को नहीं आमंत्रित किया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ISI का रोल उतना ही था कि इनको जश्न में भी शामिल नहीं किया जाता। तो एक तरह से इस
वेब सीरीज के निर्माता या वेब सीरीज के कथानक कहने वाले क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में आईएसआई को एक क्लीन चिट देते हैं कि आईएसआई का इसमें कोई हाथ नहीं था। पहली बात ये लेकिन और ये कहा गया है कि किसी कैप्टन की किताब पर आधारित है, लेकिन एक स्पाई वर्ल्ड एनडीए 11 करके भी एक है, उसका भी कुछ हिस्सा इन लोगों ने लिया और कास्ट में संभवतः उनका नाम भी है। तो उनके और आईएसआई के संबंधों को लेकर बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में उसकी चर्चा होती रहती है। मैं उन बिंदुओं पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपने आप को आपके दर्शकों के लिए इस वेब सीरीज पर एकाग्र रखना चाहता हूं। उसके बाद मैंने इसको देखा एक बार, मैंने सोचा कि एक बार और देखा जाए सूक्ष्मता से, तो मैंने फिर इसको देखा। तो बहुत मामूली और बहुत सतही तौर पर एक इतने अच्छे विषय को, मैं मनोरंजन के लिहाज से अच्छा कह रहा हूं क्योंकि ये वेब सीरीज है, इतने सतही तरीके से इसको हुआ है। अब आप देखिए इसमें जो भारतीय अधिकारी है, संभवतः अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर है, जो उस समय आईबी के ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, वो और जो आतंकवादी हैं, हाईजैकर्स हैं, उनके बीच बातचीत चलती है। वो इतनी फर्विलस, इतनी फनी तरीके से कहती हैं कि अरे तुम समोसे खा लो, अब इतने नहीं दे सकते, 36 नहीं छोड़ सकते। इट सिम्स, ऐसा लगता है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया उसको, वो गंभीरता का एहसास नहीं। आप 160 लोग की जान खतरे में, पूरा राष्ट्र आंदोलित था उस समय। अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री निवास के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और लगातार टीवी चैनल सरकार पे उस वक्त ये दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरह से उनको वापस लाना चाहिए। और तरह तरह के हेडिंग्स, क्या 21वीं सदी की पहली किरण देख पाएंगे, वो क्या, क्योंकि वो आपको याद होगा 31 दिसंबर 99 को ये सारा नाटकीय क्रम खत्म हुआ और वो लोग 1 जनवरी को दिल्ली आए थे वहां से लेकर। तो सरकार उस समय की जो अटल जी के नेतृत्व में थी, वो ट्रिमेंडस प्रेशर में थी। खैर उसमें मैं बाद में आता हूं छोड़ने वाले प्रसंग पर। लेकिन जो आईएसआई वाला मसला है, इसमें दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आर्य घनश्याम, उस वक्त हमारा मतलब भारत का अफगानिस्तान से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। तो इसलिए जब अफगानिस्तान में लैंड कर गया हमारा प्लेन, हाईजैक प्लेन, तो कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारा न डिप्लोमेटिक मिशन था, न हमारा कुछ था, न कौंसलावास था, वहां कुछ भी नहीं था, न हमारा कोई अधिकारी था। और उस समय अमेरिका का वर्चस्व था वहां और तालिबान की सत्ता चल रही थी। तो किसी प्रकार से इस्लामाबाद में जो आर्य घनश्याम थे डिप्लोमेट, उनको अफगानिस्तान भेजा गया। और फिर उसके बाद मुतवक्किल जो तालिबान के विदेश मंत्री थे, उनका जसवंत सिंह से संपर्क हुआ। उसी बीच जब जसवंत सिंह जा रहे थे वहां, तो उस समय तक एडवांस टीम पहुंच चुकी थी, नेगोशिएशन वाली टीम वहां पहुंच चुकी थी और वहां उन्होंने सैटेलाइट फोन स्थापित कर लिया था। तो जसवंत सिंह ने उस समय मुतवक्किल को फोन करके ये कहा कि मैं मुल्ला उमर से मिलना चाहता हूं। तो उसका जवाब था व्हाई नॉट, क्योंकि ये जसवंत सिंह ने कॉल टू ऑनर में अपने जहाज पर जाते हुए जो नोट्स लिए हैं वो नोट्स छपा है, इसलिए उसमें किसी प्रकार के पार्टी लाइन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें ना सिंटेक्स ठीक है, ना वाक्य विन्यास ठीक है। तो उसने कहा, मुतवक्किल ने, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, व्हाई नॉट, यू कैन मीट मुल्ला उमर, मैं बात करके आई विल गेट बैक टू यू। थोड़ी देर बाद ये सब कुछ हुआ और उसने कहा कि मुल्ला उमर ने आपको मिलने से मना कर दिया गया है। जो ये कहा जाता है कि आईएसआई से जब बात हुई तो आईएसआई ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री की मुल्ला उमर से बात नहीं कराई जाए, क्योंकि ये लोग ये देख चुके थे कि यूए की धरती पर वहां के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमारी धरती पर कोई खून नहीं बहेगा। और उसको बहुत इमोशनल तरीके से इस्लाम और इस्लाम की दुहाई और औरतों की बात करके, और औरतों को जो कैप्टिवेट किया गया था उसको वहीं उतार दिया गया था यूएई में। तो सारे मर्द और एक दो औरत, कात्याल, मिसेस कात्याल, रूपन कात्याल की वाइफ, और एक दो लोग उसमें थे एयर होस्टेस के अलावा। एक तो आईएसआई का प्रमाण इससे मिलता है। दूसरा,
6 जनवरी 2000 को संसद में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी का एक बयान है, अरुण जी। उस बयान में उन्होंने बताया कि एजेंसीज ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंबई में 4 आईएसआई ऑपरेटिव्स को पकड़ा था, जो इनके सपोर्ट सेल के तौर पर काम कर रहे थे, जो आतंकवादियों ने विमान का अपहरण किया था। उनका स्टेटमेंट है कि हाँ, या हम लोग आईएसआई के हैं और वो भी आईएसआई के ही आतंक बनाए हुए गुर्गे हैं, और उनको हम सपोर्ट कर रहे थे। और ये पूरा प्लान, क्योंकि करगिल को, इसको देखिए इस तरह से कि करगिल में हार के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था, और अभी तो शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा सेना प्रमुख ने मान भी लिया कि करगिल हमारी कारस्तानी थी। तो करगिल युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान एक नए तरीके का वॉरफेयर इंडिया के खिलाफ कर रहा था, उसका हिस्सा था ये। तो ये अडवाणी जी ने जो बताया कि किस तरह हरकतुल अंसार पहले था, जिसको 97 में यूएस ने बैन कर दिया और आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, तो वो हरकतुल मुजाहिदीन हो गया। उसने अपने अपने कवच कुंडल सब बदल लिए और आतंकवादी सब उसके वही रहे। तो हरकतुल मुजाहिदीन के ही आतंकी थे, जो कि आईएसआई के पोषित और समर्थित संगठन था। जिस दिन आडवाणी जी ने बयान दिया है, उसके अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि वो तीनों आतंकवादी वहां दिखाई दिए। और उसमें से जो अजहर मसूद है, उसने एक तकरीर की वहां, और उसने कहा कि मैं इस वजह से यहां वापस आया हूं कि मुसलमानों के सामने एक ही लक्ष्य है कि जब तक हम अमेरिका और भारत दोनों का विनाश न कर दें, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है RA घनश्याम, जिनकी बात मैं कर रहा था, जो डिप्लोमेट थे, इस्लामाबाद से वहां भेजे गए थे। घनश्याम ने अपने डिप्लोमेटिक डिस्पैच में लिखा है कि किस तरह से इसमें इसमें भी चर्चा है कि एक बैग छूट गया था, लेकिन बाद में यह बताया गया कि वैसा एक बैग नेपाल में किसी आईएसआई ऑपरेटिव के घर से बरामद हुआ और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन यहां कहानी ये थी कि उस जो लाल बैग की मिस्ट्री थी, RA घनश्याम के डिप्लोमेटिक डिस्पैच में वो पूरा खोल दिया गया। उसमें यह बताया गया कि मुतवक्किल जो थे, वो आईएसआई के कहने पर अपनी उसी लाल पजेरो में बैठ के एयरपोर्ट पहुंचे थे, और एयरपोर्ट पर हेडलाइट जला के जो विमान का होल्ड होता है, उसमें से लाल बैग जितने थे वो निकलवा रहे थे मजदूरों से। तो सारे लाल बैग निकाले जा रहे थे, एक एक करके मुतवक्किल को दिखाए जा रहे थे, वो जांच कर रहा था, वापस भेज रहा था। वह काम करने वाले मजदूर ने ये RA घनश्याम को बताया कि एक उसमें 5 ग्रेनेड और कुछ दस्तावेज मिले। माना यह जा रहा है कि जो आतंकवादियों के ओरिजिनल पासपोर्ट थे, जो पाकिस्तान से इशू हुए थे, जिनमें उनका ओरिजिनल नाम पता लिखा हुआ था, वो उसमें छूट गया था, जिसकी वजह से आईएसआई बुरी तरह परेशान था कि अगर वो भारत के हाथ लग गया तो बड़ी बदनामी होगी। इसके लिए आईएसआई ने तालिबान को बताया, तालिबान ने अपने विदेश मंत्री को डिप्यूट किया, मुतवक्किल को। उसने यहां भारत के उस विमान, तब तक सारे यात्री और जसवंत सिंह आदि लौट चुके थे, तो जो हाईजैक्ट प्लेन था IC-814, उसको भारत आना था, लेकिन वो लोग उसमें फ्यूल नहीं डलवा रहे थे। रात को जब वो लाल बैग असली वाला बरामद हो गया, जिसमें 5 हैंड ग्रेनेड और आतंकवादियों के पासपोर्ट मिले, उसके बाद उसको मुतवक्किल अपने साथ ले गए, जो तालिबान के विदेश मंत्री थे। उनके बाद कैप्टन के पास खबर आई कि आपको अब तेल दिया जा सकता, लेकिन वहां से नाइट टेक ऑफ की व्यवस्था न होने की वजह से 1 जनवरी 2000 को अपहृत विमान कांधार एयरपोर्ट से उड़ पाया था। तो ये तीसरी चीज है जिससे यह साबित होता है कि आईएसआई का बहुत गहरा हाथ इसमें था। तो मुझे यह समझ नहीं आता कि अनुभव सिन्हा जैसे अनुभवी, मतलब अनुभवी को मैं कोर्ट में कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ मित्र उनको कह रहे हैं विश्व प्रसिद्ध निर्देशक। मैं मानता हूं होंगे विश्व प्रसिद्ध, मेरी जानकारी अधूरी होगी, क्योंकि मैं विश्व प्रसिद्ध में 1-2 लोगों को ही जानता हूं, बिमल रॉय,
सत्यजीत रॉय, इन लोगों को जानता हूँ कि विश्व के जिनको, विश्व कितना, विश्व हर एक का विश्व का अलग अलग दृष्टिकोण भी है ना, हाँ मतलब कि क्या होता है उनके ना लिए कि जो विश्व कितना इकोसिस्टम, है। हाँ, तो मैं यही देख रहा था कि इतना ख्याति प्राप्त, ख्याति लब्ध निर्देशक से इतनी छोटी छोटी चूक कैसे हो गई। अगर आप कहते हो कि ये क्रिएटिव फ्रीडम है, पर इससे आपका मोटिव झलकता है, क्योंकि आपने शुरू में प्रश्न खड़े किए और अंत में उस प्रश्न का उत्तर दिया और बीच की घटनाओं से उसको पिरोने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आप सबको दिखा रहे हो, सबको सब कुछ करा रहे हो, लेकिन आईएसआई को लेके आप इतने सॉफ्ट हो। ये मैंने तो कुछ उदाहरण और कुछ दस्तावेज के आधार पे कहे हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वीर सांघवी जी, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सपेंसिव पीआर एक्सरसाइज ऑफ आईएसआई कहा है अपने आर्टिकल में। तो अगर वीर सांघवी जैसा व्यक्ति जो लिबरल माना जाता है, जो उनकी ही तरफ का माना जाता है, वो भी अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अनुभव सिन्हा को और भारत सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। और चूंकि ये अपने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर किसी प्रकार के प्री सेंसरशिप की या प्री सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है, इस कारण से मुझे लगता है कि इस तरह के गूफअप्स होते रहेंगे। और मैं तो इसको और भी बहुत सारी चीजों से जोड़कर देख रहा हूं, इसकी टाइमिंग। अखबार में समय जगह की सीमा होती है अरुण जी, इसलिए आपसे बात करके मैं अपनी बात खुल के रख पाता हूं। अब देखो इस वेब सीरीज के रिलीज होने की टाइमिंग देखिए, जो हम लोग निरंतर पिछली बार भी बात कर रहे थे कि कश्मीर में इलेक्शन है। पहले उमर अब्दुल्ला ये घोषणा करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अमेरिकियों का एक डेलीगेशन उनसे मिलने जाता है। मुझे नहीं पता क्या बातचीत होती है, मुझे नहीं पता अमेरिकियों ने क्या अनुरोध किया, लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं देख पाता हूं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और अभी उसके और बाद ये वेब सीरीज आती है जिसमें आईएसआई को क्लीन चिट दिया जाता है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला का एक बयान आता है कि अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का उन्हें अफसोस है, अगर वो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती तो शायद न करते। तो क्या, मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं आपके इस प्रोग्राम में, क्या इन सब का एक कोई संबंध है क्या? कोई राजनीतिक गोटियां सेट कर रहा है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्रिएटिव फ्रीडम है, कोई क्रिएटिव जिसको कहते हैं आपकी छूट ले ली गई है। मुझे नहीं लगता, कला का कोई ऐसा नायाब नमूना भी नहीं है ये वेब सीरीज जिसके आधार पर हम ये कहें कि नहीं नहीं इतनी छूट तो अनुभव सिन्हा को दी जा सकती है। बहुत बचकानी गलतियां की गई हैं इसमें, और दस्तावेजों में उपलब्ध है। तो मुझे ये एक चीज ये बताइए आनंद जी कि ठीक। ये जो एक बात तो बड़ी तय हो गई जो आपने तथ्यात्मक रूप से बताई कि ये एक सर्वविदित तथ्य था कि ये इस प्लेन की हाईजैकिंग की जो पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था वो आईएसआई, बिल्कुल। और उसको जो है इस वेब सीरीज के अंदर जानबूझकर एक क्लीन चिट दी गई। बिल्कुल। और उसको जो है वो कुछ लोग डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं ये कहकर कि ये तो एक क्रिएटिव फ्रीडम है, जबकि ये उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि आपने एक बहुत ही अत्यंत राष्ट्रीय मतलब सुरक्षा के महत्व के विषय के ऊपर तथ्यों को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा है, एक प्रकार से ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये और फिर आपने इसके टाइमिंग की भी बात की कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब हर एक चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक संदर्भ होता है। तो इसका एक बिल्कुल। क्या व्यापक संदर्भ है। भारत सरकार ने इसके ऊपर जिस तरीके का रिएक्शन दिया उसको आप कैसे देखते भारत सरकार का रिएक्शन बस ये था कि एक विरोध हो रहा है, उस देखिए जो इस पर क्रिया हुई और जो भारत सरकार की प्रतिक्रिया हुई, दोनों बहुत सतही है। सिर्फ भोला और शंकर के नाम पर विरोध होना वैसे ही है कि आप ट्रेलर देख के, अच्छा वो जानबूझ के वो किया गया, मुझे लगता है कि इनको प्रोवोक करो, भोला शंकर के नाम पे प्रोवोक हो जाए। जाहिर सी बात है, दोनों हमारे आराध्य हैं, हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। और उसके बाद बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इसको प्रचारित किया गया। उसके बाद जब उस पर विवाद हुआ तो तुरंत अरुण जी, तुरंत जो इकोसिस्टम के जर्नलिस्ट या उनके जो बचाव में उतरने वाले लोग हैं, तुरंत मतलब विद इन मिनट्स जैसे ही वो भोला और शंकर का मसला आया, गवर्नमेंट के दस्तावेज दिखाने लग गए जिसमें वो लिखा हुआ था कि ये एलियस भोला, ये एलियस शंकर।
तो मुझे लगता है कि ये बड़ी सोच समझ के रची गई एक प्लानिंग थी कि भोला और शंकर में उलझा दो और इसी पर सब लोग सोचते रह जाएं और आईएसआई वाला मसला जो है वो बच के निकल जाए। भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को जरूर तलब किया, लेकिन उन ये बड़ी मामूली सी बात करके उनको छूट दे दी गई कि आप एक डिस्क्लेमर लगा दो। ये डिस्क्लेमर तो वैसे ही है जैसे हम एफएम रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते सुनते किसी बीमा कंपनी का प्रचार आता है और वो बहुत तेज बोलता है, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, आप उसको चयन करते समय बहुत ध्यान से चुने। तो जब तक आप समझे समझे तब तक वो निकल जाता है। तो ये जो डिस्क्लेमर लगा हुआ है, मुझे 4 बार रोक के बैक जाके उसको पढ़ना पड़ा कि वो क्या है। और कौन पढ़ता है डिस्क्लेमर? मैं वही कह रहा मतलब हूं, डिस्क्लेमर। नॉर्मली कोई डिस्क्लेमर नहीं पढ़ता, लोग उसको और जस्ट स्किप मुझे ये करते हैं आगे। मुझे ये बताया गया अरुण जी कि वो डिस्क्लेमर भी सिर्फ इंडियन टेरिटरी में लगाया गया है, जो बीम वर्ल्ड ग्लोबल बीम है उसमें वो डिस्क्लेमर नहीं है। तो मुझे लगता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब भी कुछ नहीं गुजरा, क्योंकि ये चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती है। और मेरा मानना है कि सिनेमा का इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, जो वीडियो का इम्पैक्ट होता है लोगों के दिमाग में। आप एक कुछ ना करें, लोग उसको तथ्य ना माने, लेकिन आप एक संदेह का बीज तो बो ही देते हैं। तो ये काम जो होता है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज पर भारत सरकार की जो भूमिका है, खास तौर पर जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ओटीटी को देखते होंगे, उनको एक बार फिर से इस वेब सीरीज को गंभीरता से दिखना चाहिए, या किसी विशेषज्ञ की 2-3 लोगों की कमिटी बना के, क्योंकि उनके पास अधिकार दिए हुए हैं। जो अभी ओटीटी का सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है, उसमें ये अब भी सेक्रेटरी के पास अधिकार है कि वो इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। उसके पहले का भी एक लेयर है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत इनिशियल लेयर पर उस पर फैसला हुआ है, सेकेंड लेयर पर इस पर फैसला करने की संभावना शेष है, और सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस बारे में विचार करना चाहिए। मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपने उसको देखा, और बहुत सारे भारत सरकार का इतना बड़ा तंत्र है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, लोगों को बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं कि मतलब थोड़ा प्रोएक्टिव मोड में तो रहने की बात दूर है, पर क्यों ये इतना बकल डाउन कर जाते हैं, और कोई जो है वो बहुत ऐसा एक प्रयास नहीं हो पाता है। ये लोगों के मन में बड़ा कष्ट है, बेसिकली जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में कष्ट है कि ठीक है आप करिए जो दिखाना है आपको, पर ऐसे मसलों के ऊपर ये एक राष्ट्रीय विचारों वाली सरकार मानी जाती है, पर फिर भी ऐसा नहीं होता है, तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इसको ये लेके आपने आप थोड़ा सा बताएं। ये आपने और भी ज्यादा कह के मेरी थोड़ी वो कम कर दी, क्योंकि मैं उत्तर ये सोच चुका था कि आपको ये दूंगा कि कोई भी सरकार है उसको इस पर कॉल लेनी चाहिए। लेकिन सही कह रहे हैं आप कि ये राष्ट्रीय विचारों के आधार पर और भारत और भारतीयता की बात करने वाली सरकार है, और उस पर ध्वजवाहक के तौर पर हम देखते हैं इस सरकार को, तो उनको खास तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। और एक डिसअपॉइंटमेंट लोगों में इसलिए भी हो रहा है कि जो एक खास विचारधारा के लोग हैं वो इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट न दिए जाने और इनको क्लीन चिट दिए जाने को एक साथ जोड़ के देख रहे हैं। जबकि इसमें थोड़ा सा बारीक अंतर है। फिल्मों में प्री सर्टिफिकेशन, प्री सेंसरशिप की व्यवस्था है, ओटीटी अभी पूरी तौर पर खुला हुआ है। उसमें सेल्फ रेगुलेशन, उसके बाद मिनिस्ट्री, उसके बाद एक बॉडी, उसके बाद सेक्रेटरी, ये मसला है। लेकिन सेंसर बोर्ड वाला यहाँ मसला नहीं है, तो इसलिए यहाँ अराजकता हो सकती है यहाँ आप। लेकिन भारत सरकार के पास तमाम तरह के कानून हैं, तमाम तरह के उनके पास अधिकार हैं, जिसके आधार पर अब आप फेसबुक और ट्विटर के ऐसे हैंडल्स को बंद करते ही हो ना, जो वैमनस्यता फैलाते हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, आप उनसे अनुरोध करके बंद करते हैं। और अगर नेटफ्लिक्स या जो दूसरे अमेजॉन प्राइम या डिज्नी हॉटस्टार, अगर विदेश की भी कंपनियां हैं और वो भारत के भूमि पर और इसके ज्योग्राफिकल एरिया में अगर मुनाफा कमा रही है, तो भारतीय कानूनों का पालन तो उनको करना पड़ेगा। जरूरत मुझे लगता है कि इस बात की है अरुण जी कि ओटीटी को लेकर एक समग्र इस प्रकार की नीति बननी चाहिए, एक बॉडी बननी चाहिए जो ऐसी चीजों को देखे।
हालांकि ओटीटी पर आने वाले कंटेंट को प्री सेंसरशिप के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि सरकार सेंसर बोर्ड क्यों नहीं बना देती, लेकिन सेंसर बोर्ड बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की और जितने समय की आवश्यकता है, वो भी लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि इतना संसाधन अचानक से मुहैया करा देना थोड़ा सा किसी भी सरकार के लिए कठिनाई भरा कदम हो सकता है। तो मुझे लगता है लेकिन सरकार को इस दिशा में सोचने, विचारने और आगे जाने का समय है, और जरूर आज नहीं तो कल इनको सोचना ही पड़ेगा। और ये सरकार अगर नहीं बनाएगी तो मतलब जो विपक्ष के लोग हैं उनसे तो हम, मतलब मुझे तो कम से कम इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आनंद जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है ओटीटी का माया जाल, और हमने उसका भी हमारे चैनल पर रिव्यू किया था, और बहुत अच्छी पुस्तक है। और इस चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है कि ओटीटी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज जो है वो समाज के लिए, सरकार के लिए, राष्ट्रीय विचारों के लोगों के लिए है। तो आप अगर और ज्यादा एक अच्छा पर्सपेक्टिव चाहते हैं तो आप वो पुस्तक जरूर पढ़ें, ओटीटी का माया जाल। थैंक यू। और हमारा जो उस पुस्तक का रिव्यू है वो भी आप हमारे इस चैनल पर ऑथर्स एंड बुक सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और अनंत जी, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला, और खासकर संडे शाम को जो है वो डिस्टर्ब करना किसी से जो है वो बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं कि जिनको रविवार शाम अधिकार मानते रविवार हैं उन्हीं से कर सकते हैं। रविवार शाम तो हम दोनों के टी शर्ट से अंदाजा लग रहा है ना कि दोनों फॉर्मल में रहने वाले लोग आज टी शर्ट पे बात कर जी रहे हैं। जी जी तो जी और चूंकि मनोरंजन विषय भी था इसलिए भी चलिए ठीक है, अच्छा जी। लगा। और ओटीटी ओटीटी पर चलने वाली सामग्री मेरे दिल के करीब भी है। यहाँ पर कहीं भी बातचीत का मौका मिलता है तो मैं करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ओटीटी और इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक छोटी सी बात कह देता हूं अंत में। भारत में एक कल्चरल पॉलिसी की बहुत आवश्यकता है, अरुण जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब एक चर्चा हम थोड़ी विस्तार से भारत में जो कल्चरल पॉलिसी है उसके ऊपर भी जो है वो आनंद जी। इसीलिए तो टीजर दे दिया मैंने आपको। जी 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 जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से आग्रह है कि अगर अनंत जी से आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें भेजें और हम लोग अनंत जी तक उसे पहुंचाएंगे। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।